हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून। देखो, आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन है इसमें हम बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, इन्होंने इंडिपेंडेंस डे के ऊपर क्या क्या स्पीच दी, उस स्पीच के अंदर जो हाइलाइट्स थे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि जितने भी एग्जाम्स अपकमिंग आने वाले एग्जाम्स है उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया, जो भी वहाँ से प्रॉमिस वगैरह किए जाते हैं आपके लाल किला से, जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं उनके बारे में आपसे सवाल वगैरह पूछ लिए जाते हैं। इस बार का जो प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था, अगर इसके आप हाइलाइट्स को देखोगे तो मेनली 3 पॉइंट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था। और वो 3 पॉइंट कौन कौन से थे, पहले मैं उस 3 पॉइंट को बताता हूं। सबसे पहले अगर आप बात करोगे तो वीमेन के सेफ्टी की बात की गई। चूंकि देखो, जिस दिन हम 15 अगस्त पे यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, हम सेलिब्रेट कर रहे थे, उस दिन पूरा का पूरा जो कलकत्ता था वेस्ट बंगाल में, जो डॉक्टर के साथ एक घिनौना वहां पे हादसा हुआ, उसकी वजह से पूरा देश कहीं ना कहीं उस चीज से जूझ रहा था। वहां पे लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की जगह वहां पे जो है लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले विमेन एम्पावरमेंट की बात की, विमेन सिक्योरिटी की बात की, विमेन सेफ्टी की बात की। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहा वो रहा विकसित भारत का। जो विकसित भारत का जो आप बात करते हो, तो विकसित भारत के बारे में बोला गया कि 2047 तक, 2047 तक इंडिया को एनी हाउ क्या करना है, हमें विकसित भारत बनाना है। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा वो आपको पता है, आर्टिकल 44 जो कि आप डीपीएसपी के अंदर देखते हो, जिसके अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूसीसी की बात करते हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इन्होंने बोला कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो पूरे देश के अंदर अप्लाई होना चाहिए। हालांकि अगर ओवरऑल अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो आज हम इस सेशन में आपको 15 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। टोटल 15 पॉइंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ऊपर आपको दिखेगा, ये 3 पॉइंट आपको हर जगह दिखेंगे विमेन सेफ्टी को लेके, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो गया है। 78 साल हो गए, 78 ईयर्स इंडिपेंडेंस के हो गए। निर्भया वाला आपने कांड देखा, उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर मोलेस्टेशन, रेप जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। सेकेंड चीज अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों है इस देश को। आप देख रहे हो कम्युनल राइट्स जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे यहाँ पे। 2014 के बाद ये राइट्स और ज्यादा बढ़ गए। और चूंकि प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कुछ कम्युनिटी हिंदू को सपोर्ट करेंगे पॉलिटिशियंस, ऑब्वियसली कुछ मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे। तो इनको अगर आपको बाईपास करना है तो कहीं ना कहीं आपको एक यूनिफॉर्म कोड लाना ही पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स जो आप रिलीजियस बेस्ड, जो कास्ट बेस्ड आप प्रॉब्लम्स देखते हो, इससे निजात नहीं मिलेगी। एंड जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है विकसित भारत वाला, इसके अंदर बेसिकली ये बोला गया कि डेवलपिंग स्टेट बनाना है इंडिया को 2047 तक। अब डेवलपिंग स्टेट अगर आप बनाना है आपको, तो यहाँ आपको आत्मनिर्भर पहले बनना पड़ेगा। हमने इससे पहले देखा कि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब के सब फेल हो गए। इवन इंडिया के अंदर जितने एमएसएमई बनाए गए, अगर आप उन एमएसएमई की बात करो तो करीब करीब जो है 60% एमएसएमई जो इंडिया के अंदर है वो या तो बंद हो गई या कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है। ये इनके जो ड्यूज हैं ये क्लियर नहीं हो पा रहे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो विकसित भारत का जो संकल्प है, आई होप कि ये पूरा हो जाए अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो देखो, जो टोटल जो है, अगर 78th इंडिपेंडेंस डे की बात करें तो इसके अंदर टोटल जो 15 पॉइंट्स के ऊपर आप बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने यहां पे क्या बोला था कि एम्ड एट शेपिंग इंडियाज ग्रोथ, डिराइविंग इनोवेशन एंड पोजिशनिंग द कंट्री एज ए ग्लोबल लीडर अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला है कि देश को पूरी दुनिया के अंदर हम एक जगह देंगे, यहाँ पे एक ग्लोबल लीडर बन के इंडिया उभरने वाला है आगे वाले टाइम में। हालांकि कुछ चीजें गलत भी है। अगर आप पिछली सरकार को दोष देते रहो, हर एक भाषण में, हर एक जगह हम यही देखते हैं कि पिछली सरकार को कोसा जाता है, तो प्रॉब्लम ये है कि हम इसीलिए तो लोकतंत्र है, हम बदलते इसीलिए सरकार को है ना, ताकि जो नई सरकार आए वो काम करे, पिछली बातों को हम भूल के एक नई सिरे से शुरुआत करें। अगर 11-12 साल सत्ता में रहने के बाद, थर्ड टर्म आने के बाद भी अगर पिछली बातें हमें याद करनी पड़ी तो कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं इस चीज़ में।
जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुना है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए खरे नहीं उतर रहे हैं। तो चलिए जो 15 वादे किए गए हैं, जो 15 पॉइंट हैं, उसको एक एक करके पहले हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, वो है ईज ऑफ लिविंग मिशन। इसके अंदर क्या बोला गया है कि पीएम मोदी आउटलाइन द विजन ऑफ फुलफिल ईज ऑफ लिविंग ऑन अ मिशन मोड। ही स्पोक टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन एरिया थ्रू सिस्टमेटिक असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। अगर लिविंग मिशन की बात की जाए, ईज ऑफ लिविंग मिशन की, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अर्बन एरियाज के अंदर अपलिफ्ट करने की बात की जा रही है। अब देखो यहाँ पे जहां बेनिफिट मिलेगा वहां पे आप अगर देखो तो रूरल एरिया को कहीं ना कहीं आप पीछे भी छोड़ रहे हो। अगर अपलिफ्ट सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरिया को करके ग्रास रूट डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें तो वो है रिवाइवल ऑफ नालंदा स्पिरिट। आपको पता है कि नालंदा महाविश्वविद्यालय जो है ये बुद्धिस्ट का वन ऑफ द प्रोमिनेंट लर्निंग सेंटर रहा है। दुनिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी है। रिसेंटली आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है वो दोबारा से वहां पे जाके इनॉग्रेशन वगैरह किया। अब दोबारा से इसको स्टार्ट करने की बात की जाएगी। हालांकि अगर बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको जानना है तो 2008 के आसपास जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जब उन्होंने पहली बार नालंदा विजिट किया था तो उन्होंने ही ये चीज बोला था कि नालंदा को रिवाइव करना चाहिए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और फाइनली 2011 के आसपास सेंटर ने भी मंजूरी दे दी थी और नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का काम जो है 2011-12 में ही स्टार्ट हो गया था, जो कि अभी 2024 में कंप्लीट हो गया उसकी बिल्डिंग। और जो इनॉग्रेशन है यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग की वो हमारे मोदी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट रखा गया था वो पॉइंट था मेक इन इंडिया। अब देखो मेक इन इंडिया के अंदर आपने देखा होगा एक दहाड़ता हुआ टाइगर, हालांकि वो टाइगर ज्यादा चला नहीं। 2015 में जब हम ये इनिशिएटिव लेके आए उस समय बहुत सारे एमएसएमई इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे थे, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि वो मिशन कहीं ना कहीं फेल हो गया। रिसेंटली हमने ये देखा कि गुजरात के अंदर, इंडिया में इससे पहले हम सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस नहीं करते थे, अभी रिसेंटली हमने देखा कि गुजरात के अंदर पहली इंडस्ट्री लगी है जहां पे सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो तीसरा इनिशिएटिव यही था कि इंडिया को जो है चिप सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में इंडिया को हब बनाना है। फोर्थ पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो फोर्थ पॉइंट क्या था, तो स्किल इंडिया की बात की गई। यहां पे बोला गया कि बजट के अंदर अच्छा खासा पैसा दिया गया है और बेसिकली इंडिया के यूथ को एम्पावर किया जाएगा। ऑब्वियसली देखो अगर यूथ को एम्पावर किया जाएगा, यूथ के अंदर स्किल्स होंगे तभी वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सकते हैं। अभी देखो गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग ज्यादा पीछे भागते हैं। फॉर एग्जांपल एसएससी का एग्जाम होने वाला है, 37 लाख पीपल ने फॉर्म भरा है। आप समझ सकते हो बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। तो अगर स्किल्ड पॉपुलेशन हमारी होगी तो कहीं ना कहीं वो अपने पैरों पे खड़ा होगी, रोजगार जनरेट करने के बारे में वो सोचेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हब ऑफ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। रिसेंटली हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, लखनऊ के अंदर जो है, इसका एक कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया और इसके अंदर बेसिकली जब स्किल होगा आपके पास, अगर स्किल्ड यूथ है तो ये जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ये ऑटोमेटिक बूम कर जाएगी, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या प्रधानमंत्री ने बोला है, तो बोला है डिजाइन इन इंडिया, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन से लेके ये हर एक चीज की बात की जा रही है। आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लो, आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर की बात कर लीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी भी सेक्टर में अगर आप जाइए तो एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करना है कि जो डिजाइन हम इंडिया के अंदर लॉन्च करें वो ग्लोबली भी फेमस हो जाए, वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी सरवाइव कर सके, ठीक है। इसके साथ साथ क्या बोला गया, लीडर इन ग्लोबल गेमिंग मार्केट। अभी अगर आप देखोगे इस थर्ड वर्ल्ड में तो गेम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।
हालांकि इसके बहुत सारे साइड इम्पैक्ट भी है। गेमिंग की वजह से आप देखते हो कि बैटिंग का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हालांकि गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि 28% जीएसटी लगता है इसके ऊपर, लेकिन इससे कहीं ना कहीं यूथ को जो है प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी, अगर गेमिंग को आप प्रमोट करते हो तो इससे टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है एक आप कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में लिटरेचर को आप प्रमोट कर सकते हो। साथ साथ बच्चे जो हैं उनको आप प्रेज कर सकते हो, उनको स्किल कर सकते हो कि वो आगे बढ़े, नए नए गेम्स बनाए, नए नए इनोवेशंस करे। तो टेक्नोलॉजी के फील्ड में इससे एक चीज फायदा ये हो सकता है कि इनोवेशन से स्टार्टअप्स आप इस फील्ड में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा गया था, तो नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन जॉब्स एंड ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो G20 समिट के अंदर भी हमने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात की। इससे पहले आपने देखा होगा कि 20% हमने हाइड्रोजन ब्लेंडिंग की, एथेनॉल को ब्लेंड करने की हमने बात की थी पेट्रोल वगैरह के बारे में। और हमारा जो है एक लक्ष्य है कि 2070 तक जो है हम जीरो इमीटर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो है हमें ग्रीन टेक के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको सोलर पैनल्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, साथ साथ ग्रीन एनर्जी के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो जब आप ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाओगे तो कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज भी जो है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ देखो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का ग्लोबली जो है एक हब बनाना चाहते हैं। अब हाइड्रोजन भी देखो कई टाइप के होते हैं। पिंक हाइड्रोजन जिसके अंदर आप देखते हो न्यूक्लियर एनर्जी को एज ए सोर्स यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन में रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करते हैं। तो इंडिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहता है, और इसीलिए जो है चाहते हैं कि हम जो है इसमें। और दूसरा क्या है ना कि इसका कोई भी अगर देखोगे ना तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, वाटर निकलता है। अगर आप देखोगे तो इसमें जो इंड प्रोडक्ट है वो हाइड्रोजन प्लस वाटर निकलेगा, ऑक्सीजन निकलता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छा है ये इनिशिएटिव, सबसे बेस्ट मुझे लगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो स्किल वगैरह की बात की गई थी वो भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। स्वच्छ भारत अगर मिशन की बात करें तो आपको याद होगा, अगर आप कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट वगैरह विजिट करने जाओ, ताजमहल, लाल किला, तो वहां पे सेस और सर चार्जेज आपको दिखेंगे। ठीक है, वहां पे सेस दिखेंगे, जो आप टिकट खरीदोगे ना उसके ऊपर सेस लगाया जाता है ताकि स्वच्छ भारत मिशन को सपोर्ट किया जा सके। इसके अंदर देखो क्लीनिनेस कैंपेन बहुत सारे चलाए गए देश के अंदर। साथ साथ अगर आप देखोगे तो ओपन डिफिकेशन फ्री वाला भी जो कॉन्सेप्ट था वो भी हमने देखा। और स्वच्छ भारत मिशन बहुत जरूरी है, और ये तब तक गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाएगी, लेकिन जब तक पब्लिक को अवेयर नहीं करोगे इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। आप कभी इंदौर विजिट करो, लोग कचरा लेके घर के बाहर खड़े रहते हैं सुबह 5 बजे। आप दिल्ली में देखो छत से लोग कचरा सड़क पे फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं पीपल के अंदर जो आम सिटीजन है अगर वो अवेयर होंगे तभी ये स्वच्छ भारत मिशन जो है ये सक्सेस हो सकता है। ठीक है, स्टेट लेवल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन। अब इसके अंदर बेसिकली क्या बोला गया है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ऑफर एश्योरेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इंश्योर कॉन्फिडेंस इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। कोई भी देखो बिजनेसमैन तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसको एक सिक्योर इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा हो जाए कि सपोज करो कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पाती, क्योंकि पॉलिटिकल टर्मोइल्स बहुत ज्यादा है। एक पॉलिटिकल पार्टी आएगी, कल दूसरा आ जाएगी, तो वो इंडस्ट्री, चालू इंडस्ट्री को बंद करवा देती है। तो इस वजह से एक गवर्नेंस वहां पे अच्छा होना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है अगर आप उसको मेंटेन करके चलोगे तो ऑब्वियसली जो है वहां पे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंडियन स्टैंडर्ड एज ग्लोबल बेंचमार्क। इसके अंदर बेसिकली क्या बोला है कि इंडियाज एस्पिरेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स कमिटमेंट टू क्वालिटी, स्टेटिंग दैट इंडियन स्टैंडर्ड शुड एस्पायर टू बिकम इंटरनेशनल बेंचमार्क। अब देखो गवर्नमेंट ने इसके अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का इनिशिएटिव लिया है। अगर आप देखोगे तो बहुत जगह जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, बताया जा सके। जीआई प्रोडक्ट को देखो सेल करने की
मुहिम लाई गई। फॉर एग्जाम्पल जो बिहार का जीआई प्रोडक्ट है शाही लीची, उसको हमने रिसेंटली देखा कि हम मिडल ईस्ट उसको भेज रहे हैं। बिहार का जो मखाना है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेंचमार्क सेट करना है। अगर आप क्वालिटी अच्छा दोगे तो बेंचमार्क ऑलरेडी सेट हो जाएगा। तो इसके लिए एफएसएसएआई को अच्छा खासा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि एमडीएच में जो घोटाला हुआ उसके बाद बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिला था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज, देखो बिल्कुल से ये क्लाइमेट चेंज जो है खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है यहाँ पे आपको क्या दिखता है कि बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल के ऊपर रिलाई किया जाता है। तो आपको जो है फॉसिल फ्यूल को छोड़ के बाय बाय बोल के कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सोर्स की तरफ मूव करना पड़ेगा, वरना फिर लैंडस्लाइड और ये सारी चीजें होती रहेंगी। क्योंकि देखो चीजें क्या है, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा इशू बन गया है। अभी देखो लैंडस्लाइड वायनाड के अंदर जो हुआ क्या था, हैवी रेनफॉल, एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से लैंडस्लाइड हुआ, 500-600 पीपल की डेथ हो गई। और अगर देखा जाए तो करोड़ों रुपए का जो प्रॉपर्टी है वो भी बर्बाद हो जाता है साथ में। तो ऑब्वियसली इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मेडिकल एजुकेशन एक्सपेंशन, अब देखो मेडिकल एजुकेशन के अंदर एक्सपेंशन क्यों जरूरी है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर करीब करीब ओवरऑल अगर अच्छे पोजीशंस की बात करोगे तो 5 लाख के आसपास पूरे देश में, प्राइवेट गवर्नमेंट सबको मिला दो तो 5 लाख भी सीट नहीं है पूरे देश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, यूक्रेन, रसिया या चाइना, जापान, जहां भी हो बाहर जाके वहां से डिग्री वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगले 5 साल में जो है करीब करीब 75,000 मेडिकल सीट्स को बढ़ा दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो बाहर जाके पढ़ रहे हैं बच्चे वो देश के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो देश के अंदर पढ़ेंगे तो देश का कहीं ना कहीं विकास भी होता है, और दूसरा क्या है कि रेवेन्यू भी देश के अंदर ही जनरेट होगा, जो टैक्स पे करेंगे वो भी देश के अंदर ही जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे। और लास्ट पॉइंट क्या है आपका, तो इंक्लूडिंग फ्रेश ब्लड इन पॉलिटिक्स। ये एक पॉइंट जो था परिवारवाद को खत्म करने का। हालांकि हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को देखिए, कांग्रेस में भी वही चल रहा था, बीजेपी में 84% ऐसे भी पॉलिटिशियंस है जो परिवारवाद को प्रमोट कर रहे हैं। तो हालांकि बहुत अच्छी बात बोली है कि करीब करीब 1 लाख जो नए यूथ हैं उनको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए पॉलिटिक्स में, ताकि यंग ब्लड के आने से चीजें जो है वो ज्यादा सही से हो सके, ज्यादा मायने में वो सही हो सके। ठीक है, हालांकि अभी इस यूथ को आप किस दिशा में मोड़ोगे ये पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप समझो कि हमारे यूथ जो है इनके पास ये सूखे पत्तों की तरह हो गए, इधर उधर बिखर जाते हैं। तो अगर आप इनको पॉलिटिक्स में डालोगे, पॉलिटिक्स में घसीट रहे हो, तो आपको इनको एक पर्पस भी देना पड़ेगा, एक उम्मीद भी देनी पड़ेगी। ऐसा ना हो जाए कि हवा के झोंके की तरह जिधर को आए उधर ही निकल जाए। ठीक है, तो ये करीब करीब 15 पॉइंट है जो कि हमें प्राइम मिनिस्टर के भाषण में आपको देखने को मिला। आई होप आपको जो है चीजें समझ आ गई होगी कि जो कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो बोला वहां पे इसका क्या पर्पस था, क्या चीजें इसमें हुई और किस तरह से आप इसको देख सकते हो, कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। और कहीं ना कहीं विमेन का जो सेफ्टी है ये बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर हमें बात करना चाहिए। रिसेंटली डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला कि विमेन सेफ्टी जो है वो बहुत बड़ा इशू है और एक कमेटी बिठाने की बात की गई है। कुछ बड़े लॉयर्स को फटकार भी लगाई गई यहाँ पे कि बड़े लॉयर्स जो थे वो रेपिस्ट को डिफेंड करने के लिए आ गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है पीएम का जो स्पीच है ये आपके हर एक एग्जाम के पर्पस से, अगर आप मेंस का राइटिंग कर रहे हो तो वहां पे भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर के विजन को आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले दिन एक फ्रेश सेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, लाइक कर दे, कोई डाउट हो तो कॉमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है, मिलता हूं मैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।